हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। और उस टॉपिक का नाम है नरेशन। उस टॉपिक का नाम है नरेशन। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नरेशन, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हर एक बोर्ड के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और लगभग हर एक कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं। फिर चाहे वो सीटीईटी का एग्जाम हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो या बैंकिंग हो, एसएससी हो, लगभग हर एक एग्जाम में नरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मोर ओवर ये बोलचाल में भी बहुत काम आता है। तो अगर हम नरेशन को अच्छे से समझ लेते हैं तो हमें काफी अच्छा काफी अच्छी नॉलेज मिलेगी ट्रांसलेशन की, कुछ टर्म्स की भी। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं नरेशन को। नरेशन का मीन क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान लें तो नरेशन का मतलब होता है वर्णन। यानी किसी भी बात को कैसे बताना है, कैसे डिस्क्राइब करना है, किसी भी घटना को, किसी भी चीज को कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे। ये जो आर्ट है इसे हम कहते हैं नरेशन। इसी से बना है नरेट करना, माने वर्णन करना, बताना। और जो नरेटर होता है, नरेटर माने बोलने वाला, बताने वाला, यानी उसी से बनता है नरेशन। तो अब नरेट करने के, अपनी बात बोलने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तो फर्स्ट तरीका है क्या, डायरेक्ट। डायरेक्ट नरेशन का मतलब है डायरेक्ट, जिसे हम स्पीच के नाम से जानते हैं, डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, या डायरेक्ट नरेशन। और दूसरा है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब है जहां पर बात को सीधा न कहकर घुमा फिरा करके बोला जाता है। लोग कहते हैं यार सीधे सीधे बात करो, घुमा फिरा के बात मत करो। तो अब दोस्तों इसका यूज क्या है, अगर हम इसे देखना चाहते हैं तो हम इसे थोड़ा सा समझने की पहले कोशिश करते हैं। अब अगर हम बात करें कि इसमें करना क्या होता है, तो एग्जाम्स में क्या होता है कि एक सेंटेंस डायरेक्ट फॉर्म का दिया होता है और उसे हमें इनडायरेक्ट में बदलना होता है, जिसे कहा जाता है डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। या फिर एक सेंटेंस इनडायरेक्ट में दिया हो सकता है और कहा जाता है आप उसे डायरेक्ट में बदल दो। यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन में इसका काम आता है कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना और इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में बदलने का काम आता है। तो जो नरेशन है वो दो तरीके का होगा, डायरेक्ट का है या इनडायरेक्ट का है। तो हमें उसके फॉर्म्स को चेंज करना है, ये चीजें सीखनी है। तो आइए इस वीडियो में हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी डायरेक्ट स्पीच में कितनी चीजें होती हैं। तो दोस्तों डायरेक्ट स्पीच में बेसिकली दो तरीके की चीजें होती हैं। एक होती है रिपोर्टिंग वर्ब, एक होती है रिपोर्टिंग वर्ब और एक होती है रिपोर्टेड स्पीच। अब अगर आप ये पहचानना चाहते हो कि रिपोर्टेड स्पीच क्या है और रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, तो रिपोर्टिंग वर्ब वो हिस्सा है जिसमें यह बताया जाता है कि किसने किससे कहा। रिपोर्टिंग वर्ब यह बताता है कि किसने किससे कहा, और रिपोर्टेड स्पीच हमें बताता है क्या कहा। ध्यान दीजिएगा, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब को अगर हम देखें तो इसमें एक होता है कहने वाला, यानी कि सब्जेक्ट, जिसे हम स्पीकर कह सकते हैं। एक बोलने वाला है, दूसरा इसमें वर्ब है, वर्ब के बगैर सेंटेंस नहीं हो सकता, और वर्ब इसमें होती है बोलने की। इसमें बोलने के अलावा और कोई दूसरी वर्ब नहीं आती। कहा, ठीक है, आदेश दिया, पूछा, तो यानी बोलने वाले काम से रिलेटेड ही कोई वर्ब यहां पर हो सकती है।
आने जाने खाने पीने वाली वर्ब्स यहाँ पर नहीं आती, क्योंकि ये केवल किसी की कही हुई बात को दर्शाने वाला है, तो यहां पर एक वर्ब हो गई। अब दूसरे नंबर पर आता है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब लिसनर, ध्यान दीजिएगा। तो सब्जेक्ट का मतलब है स्पीकर जो बोल रहा है, ऑब्जेक्ट का मतलब है लिसनर जो सुन रहा है। ध्यान दिया आपने। तो रिपोर्टिंग वर्ब में कुल मिलाकर 3 चीजें हुई। सब्जेक्ट हुआ यानी बोलने वाला हुआ, वर्ब उसने बोलने का काम किया, और किससे बोला, किसने सुना, सुनने वाले को हम ग्रामर की भाषा में ऑब्जेक्ट कहते हैं। उसके बाद दोस्तों कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा लगा करके रिपोर्टेड स्पीच को रखा जाता है। अब रिपोर्टेड स्पीच में क्या किया जाता है, रिपोर्टेड स्पीच में बात बोली जाती है कि उसने बोला क्या। अब रिपोर्टेड स्पीच जब बोला जाएगा तो ये होगा एक सेंटेंस, क्योंकि हम जो कुछ भी बोलते हैं वो सेंटेंस होता है। हम जो कुछ भी बोलते हैं वो सेंटेंस होता है। अब सेंटेंस कितनी तरीके के होते हैं, 5 तरीके के होते हैं। जो बोल रहा है वो असर्टिव सेंटेंस बोल सकता है, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोल सकता है, वो इंपरेटिव सेंटेंस बोल सकता है, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस बोल सकता है, या वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। यानी कि जो बोलने वाला है वो इन 5 में से कोई भी एक सेंटेंस बोल सकता है, क्योंकि सेंटेंस कुल मिलाकर 5 तरीके के ही होते हैं। असर्टिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, इंपरेटिव होता है, ऑप्टेटिव होता है और एक्सक्लेमेटिव होता है। अब इन सेंटेंसेस के पार्ट होते हैं। अगर असर्टिव की बात करें तो असर्टिव में 2 तरीके के सेंटेंस होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव और एक होता है निगेटिव। अगर आप इंट्रोगेटिव की बात करें तो इसमें भी 2 तरीके के सेंटेंस होंगे, एक होगा इंट्रोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड और एक होता है इंट्रोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब। इंपरेटिव में भी एक होता है डू टाइप सेंटेंस, अभी मैंने पिछले वीडियो में उसके विषय में बताया है, और एक होता है डोंट टाइप। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में होती है विश, ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। और एक्सक्लेमेटरी में भी 2 स्ट्रक्चर होते हैं। तो इस तरीके से बोलने वाला यानी उसने जो कुछ भी कहा है वो इन 5 तरह के सेंटेंस के अलावा और कुछ भी नहीं बोल सकता। अगर वो कुछ भी बोलेगा तो इस तरह के 5 सेंटेंस में कुछ ना कुछ होगा। अब ये जो इस टाइप का सेंटेंस होगा उसे जब हम इसमें बनाएंगे तो हमें थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे। तो आइए देखें कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा। तो आपने देखा कि डायरेक्ट में 2 पार्ट है। पहला पार्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का और दूसरा पार्ट है रिपोर्टेड स्पीच का। तो हमें करना यह है कि अगर हम इन दोनों को एक में जोड़ दें, यानी ये पोर्शन और ये पोर्शन प्लस अगर हम दोनों को एक में जोड़ दें तो हमारा जो नया सेंटेंस बनेगा इट विल बी इनडायरेक्ट स्पीच। तो अगर डायरेक्ट स्पीच का जो दोनों हिस्सा है वो जब एक में जुड़ जाएगा तो जो नया सेंटेंस बनेगा इट विल बी कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। तो दोस्तों इनडायरेक्ट स्पीच क्या है आप समझ गए होंगे। डायरेक्ट स्पीच के जो 2 भाग हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, इन दोनों को एक में जोड़ देने पर जो पूरा एक सेंटेंस नया तैयार होता है वही हमारा इनडायरेक्ट सेंटेंस होता है, इनडायरेक्ट स्पीच होती है। तो क्या करना होगा, इन दोनों को जोड़ने के लिए हमें कुछ चीजें यूज करनी पड़ेंगी। तो क्या क्या चीजें यूज करनी पड़ेंगी, आइए थोड़ा सा शॉर्ट में समझने की कोशिश कर लेते हैं। अब फ्रेंड जैसा कि आपने देखा कि रिपोर्टेड स्पीच में वो जो भी बोलेगा सेंटेंस बोलेगा और यहां पर भी एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा और एक ऑब्जेक्ट होगा और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये चीज लिखी रहेगी। अब ये भी एक सेंटेंस होता है। अब दोस्तों आप जानते हो कि अगर सेंटेंस है तो सेंटेंस में टेंस जरूर होगा, यानी जब वर्ब है तो वर्ब से टेंस का पता चलेगा, ठीक है। अब टेंस 3 होते हैं।
अगर वर्ब है तो वो सेंटेंस 3 भागों में हो सकता है, प्रेजेंट में हो सकता है सेंटेंस, पास्ट में हो सकता है या फिर फ्यूचर में हो सकता है। यानी कि जो पहला सेंटेंस है वो प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है। क्लियर? और सेम वही चीज जब यहां पर सेंटेंस है तो ये सेंटेंस भी इन तीनों टेंसेस में हो सकता है, यानी ये प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है। यानी कि ये दोनों सेंटेंस आपके प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में हो सकते हैं। अब जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमें क्या करना होगा? पहला काम तो हमें इन दोनों सेंटेंसेस के टेंसेस को देखना होगा, ठीक। दूसरा काम हमें करना है, जो इन्वर्टेड कॉमा है इसे हटाना है। तो पहला काम, फर्स्ट टास्क, पहला काम क्या है? सी टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। आप पहला काम ये करोगे कि आप रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देखोगे। दूसरा काम क्या करोगे आप? सेकेंड टास्क आप करोगे सी प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। यानी इसमें जो ध्यान देने वाली 2 खास बातें हैं वो ये है कि पहले भाग का रिपोर्टिंग वर्ब का आपको टेंस ध्यान में रखना है और रिपोर्टेड स्पीच का आपको प्रोनाउन ध्यान में रखना है। अगर आपने ये 2 बातें ध्यान में रख ली हैं तो फिर हम आपको ये सारे सेंटेंस बहुत ही आसानी से फ्रेम करना सिखा देंगे। तो आइए हम आपको एक चार्ट बनाते हैं। अब जब आप इन 2 सेंटेंसेस को जोड़ेंगे, आपने कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया है, अब आपको 2 सेंटेंस मिल गए हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब का और एक रिपोर्टेड स्पीच का। ठीक है, चलिए हम यहां पर एक आपके लिए एक उदाहरण के तौर पर एक पूरा फुल सेंटेंस लिख देते हैं। जैसे रमन said to Sheila, comma, inverted comma, you are my sister। एक ये सेंटेंस आपके सामने हमने लिख दिया है, एक ये सेंटेंस है और एक ये सेंटेंस है। अब इन दोनों को हमें जोड़ना है। अब हमें क्या करना है? अब हमें पहले देखना है, पहले सेंटेंस का टेंस देखना है। तो जैसे ही यहां पर हमें सेड टू मिला, पहले सेंटेंस का हमने टेंस देखा, सेड टू मिला, तो हमने अंदाजा लगाया कि ये पास्ट टेंस है। अब दूसरे सेंटेंस का हमें प्रोनाउन देखना है। तो जब हम प्रोनाउन देखेंगे तो हमने देखा कि पहले हमें यू यानी सेकेंड पर्सन प्रोनाउन मिला है और दूसरा एक हमें माई मिला है यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन मिला है। ठीक है, यानी हमने प्रोनाउन और टेंस 2 चीजें छांट ली हैं। अब हमें क्या करना है? अब हमें इनको ऐड करना है। तो दोस्तों, जब आप इन सेंटेंसेस को ऐड करोगे तो आपको एक चीज और जरूरत पड़ेगी और उस चीज का नाम है इन दोनों को जोड़ने वाला एक कंजंक्शन, एक कनेक्टिंग वर्ड। अगर हमने इस कैप को ऐसे जोड़ना है तो देखिए ये ऐसे जुड़ जाता है, क्योंकि इसमें ऐसे यहां पर बना हुआ है जिससे इसे जुड़ जाता है। अगर आपको पेपर और फोटो एक में जोड़ना है तो आपको ग्लू की जरूरत पड़ती है। अगर आपको लकड़ी में कोई चीज जोड़नी है तो आप कील से या फेविकॉल से जोड़ देते हो। अगर आपको आयरन ऐड करना है तो आप उसे वेल्ड कर देते हो। तो इस तरीके से अलग अलग तरह की चीजों को जोड़ने के लिए आपको अलग अलग टाइप के मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है। वैसे ही जब आपके पास 5 तरीके के सेंटेंस हैं तो इनको जोड़ने के लिए आपको 5 तरीके के कंजंक्शंस की जरूरत पड़ सकती है।
तो दोस्तों अगर आपका सेंटेंस असर्टिव है, पहला, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बता रहे हैं, तो इन दोनों सेंटेंस के बीच में आपको दैट लगा देना है। ध्यान रखिएगा, इन दोनों सेंटेंसेस के बीच में आपको दैट लगा देना है। आपको ये चार्ट जरूर बना लेना है जब मैं फाइनलाइज कर दूंगा। तो अगर आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में आप यहां पर इफ लगा सकते हैं, वेदर लगा सकते हैं, ठीक, या अगर वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू है तो क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। क्वेश्चन वर्ड समझ रहे हैं ना, WH टाइप वाले जो वर्ड हैं उनको, तो क्वेश्चन वर्ड्स लगा देंगे, ठीक है। अगर आपका सेंटेंस इंपरेटिव है तो आप इसमें टू लगा देते हैं। अगर आपका सेंटेंस ऑप्टेटिव है तो आप दैट लगा देते हैं। अगर आपका सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है तब भी आप दैट लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स इसको आप देख लीजिए और फिर हम आपको इस चार्ट को आप जरूर नोट कर लीजिएगा अच्छे से। तो आपको इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करना है, पहले सेंटेंस का टेंस देखना और दूसरे सेंटेंस के प्रोनाउन आपने देख लिए हैं। अब आपने कनेक्टिंग वर्ड देख लिया है, इस सेंटेंस को आपको पहचानना है। अगर ये असर्टिव है तो दैट लगाना है बीच में, अगर ये इंट्रोगेटिव है तो इफ या वेदर या क्वेश्चन वर्ड लगेगा, अगर ये इंपरेटिव है तो टू या नॉट टू लगेगा, अगर ये ऑप्टेटिव है तो दैट लगेगा, अगर ये एक्सक्लेमेटरी है तब भी यहां पर दैट लगेगा। तो आपने इस चीज को भी नोट कर लिया है। अब आपको इसे ऐड करना है, काम शुरू करना है। बस केवल 3 नियम आपको ध्यान में रखने हैं। यू हैव टू सी ओनली 3 रूल्स। नरेशन करने के केवल 3 रूल आपको ध्यान में रखने हैं। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि इफ रिपोर्टिंग वर्ब, अगर इसे हम शॉर्ट में आरवी लिख दें, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, सॉरी, अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब यानी ये पहला पार्ट अगर ये प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो क्या करना है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, यानी देयर विल बी नो चेंज in the tense of reported speech। पहला रूल ये है कि अगर आपका ये सेंटेंस प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में आ रहा है तो आपको रिपोर्टेड स्पीच में टेंस नहीं बदलना है। अगर यू आर दिया है तो यू आर रहेगा, ठीक है, प्रोनाउन बदलने के बाद। यानी अगर ये प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस रहेगा, पास्ट है तो पास्ट रहेगा, फ्यूचर है तो फ्यूचर है, इसमें आपको कोई भी टेंस बदलने की जरूरत नहीं। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, ध्यान दीजिएगा ये प्रेजेंट नहीं है, फ्यूचर नहीं है, तो क्या है, अगर ये पास्ट टेंस में है, इज इन पास्ट टेंस, तो क्या होगा, तो द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज्ड इनटू इट्स पास्ट फॉर्म। यानी कि जो भी, अगर आपकी पहली वाली वर्ब जिसका आपने टेंस देखा, अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो इसमें टेंस का कोई मतलब नहीं है। अगर यहां पर पास्ट टेंस मिल जाता है तो आपको इसकी जो भी टेंस दिया है उसकी पास्ट फॉर्म में बदलना है। यानी अगर ये एमआर दिया है तो उसको वाज या वर में चेंज कर दो, अगर हैज हैव दिया है तो उसे हैड में चेंज कर दो,
अगर विल या शैल दिया है तो वुड या शुड में बदल दो। अगर कैन दिया है, मे दिया है तो उसे कुड या माइट में बदल दो, यानी कि पास्ट फॉर्म में उसे आपको बदल देना है। रूल्स अच्छे से ध्यान दे लीजिएगा। अभी हम आपको प्रैक्टिस कराते हैं तो आपको चीजें समझ में आ जाती हैं। उसके बाद रूल नंबर 3 एक और है, केवल 3 नियम है इसके फ्रेंड्स। तीसरा नियम क्या कहता है कि इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, ठीक है, बट रिपोर्टेड स्पीच इज शोइंग, और रिपोर्टेड स्पीच शो कर रही है यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, इसमें कोई ऐसी बात बताई जा रही है, सेंटेंस में आपके कुछ ऐसी बात बोली जा रही है जो कल भी सच थी, आज भी सच है और कल भी सच रहेगी। जैसे जैसे सूरज पूरब में निकलता है, यानी सूर्य पूर्व में निकलता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब गौर करिएगा, अब द सन राइजेस इन द ईस्ट कहा गया, अब यहां पर सूर्य पूर्व में निकलता है। अब पहले भी सूर्य पूर्व में निकलता था, आज भी निकलता है और कल भी निकलेगा, यानी एक यूनिवर्सल फैक्ट है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो पास्ट में था लेकिन अब नहीं है, इसलिए आप इसका टेंस नहीं बदलोगे। ध्यान रहे, यूनिवर्सल ट्रूथ है या हैबिचुअल एक्शन है, या कोई हैबिचुअल एक्शन है। अब जैसे हैबिचुअल एक्शन देखो, जैसे डॉग बार्क्स एट द स्ट्रेंजर, कुत्ता भौंकता है अजनबियों पर। अब कुत्ते पहले भी भौंकते ही थे अजनबियों पर, आज भी भौंकते हैं और कल भी भौंकेंगे अजनबियों पर। यानी कि यहां पर जो भौंकना वर्ड है, भौंकना, ध्यान दीजिएगा, डॉग के लिए जो इंडिविजुअल वर्ड भौंकना यूज किया गया है, ये उसकी हैबिट के कारण यूज किया गया है, उसकी हैबिट है ये। ऐसा नहीं है कि कल कुत्ते भौंकते थे आज भौंकते हैं, पर आने वाले समय में किसी को देखेंगे तो गजल गाना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं करेंगे वो। तो यहां पर जब कोई हैबिचुअल एक्शन है तो वहां पर हमें क्या करना होगा, टेंस नहीं बदलना है। या कोई सेइंग है, किसी की कही हुई कोई बात, कोई महापुरुष है उसकी कोई कही हुई बात आ रही है, तब भी समझ लो कि आपको उसे नहीं बदलना है, उसका टेंस नहीं बदलना है, ठीक है। और आसान तरीके से आप समझ लो कि नेचर से रिलेटेड, प्रकृति से रिलेटेड, यूनिवर्स से रिलेटेड जो चीजें हैं उनके टेंसेस नहीं बदलते, क्योंकि वो अपने आप में एक उनकी एक डिग्निटी है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते और कतई नहीं कर सकते। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन इसमें बोली जा रही है तो क्या होगा, द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट बी चेंज्ड। तो दोस्तों, अगर आपको ये 3 नियम केवल याद हो जाएं और आप उस चार्ट को देख लो तो आप पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत ही अच्छे से समझ सकते हो। अब इसके बाद हम आपको करवाते हैं थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस। चलिए हम शुरू करते हैं कि इफ रिपोर्टेड स्पीच इज एन असर्टिव सेंटेंस, हम एक एक करके आपको अलग अलग करके सेंटेंस समझाते हैं। अगर आपकी जो डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस है, स्पीच है, अगर वो असर्टिव सेंटेंस है तो क्या स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, उसके बाद होगा सेड। देखिए अगर सेड है केवल
तो केवल सेड रहेगा। अगर सेड 2 है, सेड 2, तो सेड 2 को हम टोल्ड में बदल देते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। अगर केवल सेड है तो सेड रहेगा, अगर सेड 2 है तो उसे हम टोल्ड प्लस ऑब्जेक्ट में बदल देंगे। उसके बाद एज पर रूल दैट हमने कनेक्टिंग वर्ड लगा दिया। उसके बाद हमको लिखना है सब्जेक्ट और फिर उसकी हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, और ये हो जाता है हमारे असर्टिव सेंटेंस का एक फॉर्मूला। अब जरा सा एक इसका हम उदाहरण देख लें। जैसे मान लीजिए कहा गया कि ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सुधा इज अ गुड गर्ल। अब ही और सेड दिया है केवल, तो इसको एज इट इज उतार लेंगे। ही सेड हो गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाया तो यहां पर दैट लगा दिया। सुधा है तो सुधा लिख दिया। इज का वॉज हो गया, ए का ए रहा, गुड का गुड रहा और गर्ल का गर्ल रहा। क्या किया हमने, इज का केवल वॉज कर दिया, यानी प्रेजेंट टेंस को केवल हमने पास्ट टेंस में बदल दिया है और हमने कुछ भी नहीं किया। और ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमारा पहला सेंटेंस ये पास्ट में था। पास्ट में क्यों, क्योंकि सेड इज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट था तो इसलिए हमने इसको ऐसे बना दिया। अब अगर यहां पर सेंटेंस होता कि ही सेज टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, या सेम सेंटेंस ले लेते हैं, ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और यहां पर लिख देते कि सुधा इज अ गुड गर्ल। ध्यान दीजिएगा, सेम सेंटेंस हम एक बार और लिखते हैं। अब यहां पर हमने पहला टेंस देखा, अपना प्रेजेंट टेंस मिला, तो हमने ही का ही रखा, सेज का सेज रखा, दैट लगाया। अब क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है तो इस सेंटेंस का टेंस नहीं बदलेगा, तो इसको हमने एज इट इज उतार दिया। क्या, सुधा इज अ गुड गर्ल। अब हमारा ये जो पूरा सेंटेंस बना, ही सेज दैट सुधा इज ए गुड गर्ल, ये इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस हो गया। जो हमारा ऊपर सेंटेंस है, ही सेड दैट सुधा वाज ए गुड गर्ल, ये हमारा इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस हो गया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आपको आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक बार आपको टेंस चार्ट भी यहां पर दे देते हैं और प्रोनाउन चार्ट भी इसी वीडियो में हम दे देते हैं, जिससे कि आप इस चीज को आसानी से समझ सकें। तो आइए टेंस चार्ट हम देख लेते हैं, टेंस कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, अगर आपके सेंटेंस में डू है या डज है, ठीक, तो आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा देंगे। अगर आपके सेंटेंस में डू या डज है लेकिन उसके बाद नॉट भी आ गया है, तो आप डिड नॉट लगाएंगे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। अगर आपके सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो भी आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा देंगे। अगर आपके सेंटेंस में इज है, एम है, आर है, तो पास्ट में चेंज करते समय आप उसे वॉज या वर में बदल देंगे। अगर आपके सेंटेंस में वॉज या अगर आपके सेंटेंस में हैज या हैव दिया हुआ है तो आप उसे हैड में बदल देंगे। इसी तरह से अगर हैज बीन या हैव बीन दिया हुआ है तो आप उसे
हैड बीन में बदल देंगे। इसी प्रकार से अगर यहां पर डिड या वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी है तो उसे आप हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। अगर यहां पर वॉज या वर दिया है तो पास्ट फॉर्म में बदलने के लिए आप इसे हैड बीन में बदल देंगे। अगर यहां पर विल दिया है या शैल दिया है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल को वुड में या अगर शैल आता है तो उसे शुड में बदल देंगे। अगर यहां पर कैन दिया है या मे दिया है तो रूल के अकॉर्डिंग कैन को कुड में या मे को माइट में बदल देंगे। फ्रेंड्स, ये जितनी हमने वर्ब्स लिखी हैं ये वर्ब आपकी रिपोर्टेड स्पीच में मिल सकती है। ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच में मिलेंगी और आपको इस तरीके से चेंज करना है। यानी कि आपको सेंटेंस में जो भी रिपोर्टेड स्पीच में टेंस बदलने वाला काम है, अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और आपको रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलना है तो ये फॉर्म मिल सकते हैं और आप इसको इसमें बदलोगे। अगर फ्रेंड्स किसी कारण से इनमें से कोई भी वर्ब आपके उस सेंटेंस में नहीं मिलती है तो आपको नहीं बदलना है, आप उसको एज इट इज रख दो। जैसे अगर ऑट टू आ गया या मस्ट आ गया तो आपको नो चेंज, नहीं बदलना है, वही रखना है। तो ध्यान रखना, जितनी बदलने वाली है हमने आपको सारी लिख दी है। अगर फ्रेंड्स आपको ये चार्ट अच्छे से आ जाता है तो टेंस चेंज करने वाली प्रॉब्लम आपके सामने से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसलिए आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर के इसे नोट कर लीजिए और प्रॉपर इसका रिवीजन करते रहिए। इस टेंस चार्ट को नोट कर लीजिए। तो आपने आई थिंक कि उस चार्ट को नोट कर लिया होगा। एक और चार्ट आपके सामने है और यह है आपका प्रोनाउन चार्ट। दोस्तों इसकी भी बहुत जरूरत पड़ती है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी आप सेंटेंस को बनाओगे तो आप सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस को देखोगे और रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन को देखोगे। तो रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन को देखने के लिए क्यों कहा गया है? क्योंकि इसका एक नियम चलता है SON by 1 2 3। अब 1 कौन है? ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। अब ध्यान दीजिएगा, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट कौन? ये वाला सब्जेक्ट, यानी स्पीकर के हिसाब से। सेकंड पर्सन बदला जाएगा किसके हिसाब से? ऑब्जेक्ट के हिसाब से, यानी कि इनके हिसाब से। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदला जाएगा। और थर्ड पर्सन जो होता है ये होता है नो चेंज, यानी अगर इनका कोई भी प्रोनाउन आपके सेंटेंस में है तो आपको प्रोनाउन बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर फर्स्ट पर्सन के इनमें कोई भी या थर्ड या सेकंड पर्सन का कोई आता है तो आपको प्रोनाउन बदलना पड़ेगा, फर्स्ट पर्सन को कहने वाले के हिसाब से और सेकंड पर्सन को सुनने वाले के हिसाब से। जैसे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें बोलने वाला होता है, जब बोलने वाला बोलेगा फर्स्ट पर्सन यानी मैं या हम, तो यानी वो अपने लिए बोल रहा है। और जब हम बोलेंगे तुम, यानी वो सुनने वाले के लिए बोल रहा है। तो इसीलिए यू को सुनने वाले के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन को सुनने वाले के अकॉर्डिंग बदला जाएगा और फर्स्ट पर्सन को कहने वाले के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। तो देखते हैं इसे दोस्तों कैसे बदला जाना है इसे। चलिए हम सबसे पहले एक सेंटेंस यहां पर लिखते हैं और मोटी मोटी जानकारी आपको ऑलमोस्ट सारी मिल चुकी है, सारे चार्ट आपके पास आ चुके हैं। अब जैसे मान लीजिए हमने यहां पर लिखा
कि ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर माई फ्रेंड इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब सेंटेंस लिखा है ही सेड टू मी यू आर माई फ्रेंड। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या करना है, हमें इसे चेंज करना है। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें रिपोर्टिंग वर्ब यानी इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले पोर्शन का टेंस देखना है। टेंस कौन बताएगा, वर्ब बताएगी। वर्ब कौन सी है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यानी ये पास्ट टेंस में है। तो पास्ट टेंस में है तो हमें इस हेल्पिंग वर्ब को यानी आर को बदलना होगा। इज एम आर को किस में बदलते हैं, वॉज या वर में। तो अभी सीधे यू के हिसाब से वर नहीं लगाएंगे, हमें और भी चीजें चेंज करनी है। तो पहला काम हमने टेंस देखा, और जब टेंस ये पास्ट मिल गया तो यानी हमें इसका टेंस बदलना है, क्योंकि ये जनरल सेंटेंस है तो हमें इसका टेंस बदलना है। ये कोई यूनिवर्सल ट्रुथ तो है नहीं, एक साधारण सी बात है, तो इसका टेंस बदलना है, ये हमें पता चल गया। अब दूसरा काम हमें करना है, इसका प्रोनाउन देखना है। तो प्रोनाउन इसमें कौन कौन से हैं, इस चार्ट की मदद से देख सकते हैं कि यू मिला और एक मिला माई, इसमें दो प्रोनाउन है। अब यू भाई कौन सा प्रोनाउन होता है, सेकेंड पर्सन होता है। अब ये जो यू लिखा है ये बदला जाएगा किसके अकॉर्डिंग, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट यानी मी के हिसाब से बदला जाएगा। ठीक है, अब यहां पर जरा ध्यान देने की जरूरत है। यहां पर ये यू दिया है, आपको इसे बदलना है। अब ये यू इस चार्ट में कहां लिखा है, अरे ये भी यू लिखा, ये भी यू लिखा, ये तो दोनों जगह पर यू लिखा है। अब ये यू कौन सा है, ये वाला है या ये वाला है, ये बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। तो ऐसे केस में अब आप देखो कि क्या यू के बाद कोई वर्ब आ रही है। अगर यू के बाद वर्ब आ रही है यानी ये वाला यू है, अगर वर्ब के बाद यू आ रहा है तो ये वाला है। ध्यान रखिएगा, अगर वर्ब के पहले यू है तो ये वाला है, पहले वाला। अगर वर्ब के बाद यू है यानी बाद वाला यू है, तो ये तो यू पहले वाला है, यानी ये वाला यू हमें मिल गया। ठीक, अब आप ध्यान रखिएगा कि आपका ये जो प्रोनाउन है, ये जो हमने चार्ट बनाया है, ये डॉक्टर साइन से चलेगा। यानी जिस खाने में है इसके ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, या जिस खाने में है उससे दाएं या बाएं जा सकता है, लेकिन तिरछा नहीं जा सकता, सीधे चलेगा, ऊपर नीचे दाएं बाएं ऐसे चल सकता है। अब यू मिला आपको कहां, ये मिला यू। इसे बदलना किसके हिसाब से है, मी के हिसाब से बदलना है। मी कहां दिया है, यहां दिया है। अब ध्यान दो, कौन बदला जाएगा, यू बदला जाएगा मी के हिसाब से, यानी यू चलेंगे मी की तरफ, तो यू चले मी की तरफ। अब मी था ऊपर, अब यू ऐसे जा नहीं सकते तो ऊपर की ओर बढ़े, तो यू चले गए ऊपर की ओर। अब जब ये ऊपर की ओर चले गए तो अब मी आकर के इनसे मिले। जब दो कदम तुम चले तो दो कदम हम भी चलेंगे, और मुलाकात कहां पर हुई, कहां पर हुई, आई पर हुई। यानी यहां पर हमको क्या लिखना होगा, आई। चलिए यहां पर हम सेड टू को किस में बदलते हैं, टोल्ड में। तो ही टोल्ड मी, सेड टू की जगह पर हो गया टोल्ड, यहां मैंने बता दिया सेड टू और ऑब्जेक्ट होगा, तो ही टोल्ड मी हो गया। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाया तो लगा दिया दैट। अब यहां पर जब आपने यू को बदला तो हो गया आई। अब आई के साथ वॉज या वर में क्या लगता है, वॉज लगता है, तो आई हो गया वॉज, आई वॉज। ठीक, अब आगे क्या मिला आपको, माई मिला। माई कहां दिया है, ये दिया है। माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से बदला जाएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कौन है आपका, ही है। ही कहां लिखा है, ये लिखा है। यानी अब आपका ये जो है ये इनकी तरफ चलेगा, यानी माई चलेगा इनकी तरफ, तो ये नीचे है तो माई चला नीचे। अब जब दो कदम ये चले आए हैं तो दो कदम ये भी चलेंगे, और मुलाकात कहां हो गई, हिज पर, तो ये हो गए हिज। आगे क्या बचा, फ्रेंड।
और इस तरीके से हमने इसके प्रोनाउंस को चेंज कर दिया और हमारा सेंटेंस चेंज हो गया। क्या? ही टोल्ड मी दैट आई वाज हिज फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम इसके प्रोनाउंस को बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हैं। आपको ये चार्ट ध्यान में रखना होगा। इस चार्ट की हेल्प से आप बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट सारी चीजें इसमें आपकी आ जाती हैं। अब आपको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कराने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग देखते हैं दूसरे टाइप का सेंटेंस। सबसे पहला सेंटेंस हमने देखा कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब असर्टिव सेंटेंस थी तो क्या स्ट्रक्चर था। अब हम देख रहे हैं कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस है, प्रश्न पूछने वाला सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है, तो ऐसे केसेस में हमारा स्ट्रक्चर ये होता है। सब्जेक्ट होता है, फिर आस्क्ड होता है, आप यहां पर इंक्वायर्ड का भी यूज कर सकते हो, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर इफ या वेदर होगा और क्वेश्चन वर्ड होगा। अगर आपका सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो आप इफ या वेदर लगाओगे, और अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू है तो वही क्वेश्चन वर्ड लिखोगे। उसके बाद आपको सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब और फुल स्टॉप, और लास्ट में आपको फुल स्टॉप लगाना है ऑब्जेक्ट के बाद। ध्यान रखिएगा, क्यों? क्योंकि आपके ये कनेक्टिंग वर्ड जो हैं ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन को फॉर्म अप करते हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउन बनाते हैं, इसलिए आपको वहां पर फुल स्टॉप लगाना है। चलिए हम एक सेंटेंस देखते हैं। जैसे सेंटेंस है कि ही सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, आर यू हंग्री। अब यहां पर आर यू हंग्री, क्या तुम भूखे हो? ये जो सेंटेंस है, अब आप गौर करिएगा, आर यू हंग्री, क्या तुम भूखे हो। अब यहां पर आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। यहां पर ही सेड मिला आपको। अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब है और आपका प्रोनाउन है यू। यू यानी सेकंड पर्सन, जिसे ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदला जाता है। तो ऑब्जेक्ट तो यहां पर कोई है ही नहीं। तो ऐसे केस में जबकि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट ना हो, आप फर्स्ट या थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्ट को मान लेते हो। ऑब्जेक्ट मान लेते हैं आप, फर्स्ट या थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्ट को मान लेते हो कि इन्होंने इनसे कहा। तो हमने यहां पर फर्स्ट पर्सन मान लिया। भाई कोई भी मान सकते हो आप, थर्ड पर्सन में शी भी मान सकते हो। तो हमने मान लिया कि मुझसे कहा, तो ही आस्क्ड मी। अब ये आपका हेल्पिंग वर्ब है यार, सहायक क्रिया है, तो आप चाहे इफ लगाओ चाहे वेदर, कोई भी लगाओ, दोनों सही है। तो हमने लगा दिया इफ। छोटा वर्ड है, स्पेलिंग की गलती होने की संभावना बिल्कुल नहीं होती है। तो हमने लगाया ही आस्क्ड मी इफ। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए यहां पर सब्जेक्ट चाहिए, यानी यू को चेंज करना है मी के हिसाब से। तो अभी हमने चेंज किया है, उसी के हिसाब से ये हो जाता है हमारा आई। तो ही आस्क्ड मी इफ आई। अब यहां पर आर को चेंज करेंगे तो हो जाएगा वॉच, और आगे हंग्री का हंग्री। तो क्या बन गया? ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज हंग्री। अब अगर मान लो यही सेंटेंस कुछ ऐसे होता कि ही सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, वेयर डू यू लिव। अब एक क्वेश्चन आ गया, वेयर डू यू लिव। अब ध्यान दीजिए, इसमें क्वेश्चन वर्ड दे दिया गया है। सेड टू को आपने किस में चेंज किया? आस्क्ड में। तो ही का ही रहा। यहां पर आप आस्क्ड या इंक्वायर्ड, दोनों में से कोई यूज कर सकते हो। तो इस बार हमने इंक्वायर्ड भी लिख दिया। तो ही इंक्वायर्ड। अब आगे क्या कर दिया? मी लगा दिया। अब ये क्वेश्चन वर्ड मिला आपको, तो यही क्वेश्चन वर्ड आपने लिख, ही इंक्वायर्ड मी वेयर। अब आपको क्या चाहिए? अब आपको चाहिए सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में यू को चेंज किया तो हो गया आई। ऊपर वाले रूल के हिसाब से देख लीजिए। अब जब टेंस, अब
सब्जेक्ट चेंज करने के बाद आपको टेंस चेंज का रूल अप्लाई करना है, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है। तो अब टेंस चेंज करने वाले रूल को देखिए, तो मैंने सबसे पहले लिखा दिया है कि अगर सेंटेंस में केवल डू या डज हो, नॉट ना हो, तो डू या डज को हटाकर वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा देते हैं। तो सिंपल हम क्या करेंगे, लिव के बजाय लिव्ड का प्रयोग कर देंगे और हमारा सेंटेंस तैयार हो जाएगा। तो ही इंक्वायर्ड मी वेयर आई लिव्ड। और इस तरीके से हमारा ये दोनों टाइप के एक सेंटेंसेस हमने करा दिए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप इनकी और प्रैक्टिस करिए। आई होप इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। अब अगला सेंटेंस अगर हम देखें टाइप 3, तो ये मेन 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हम आपको करा देते हैं। बाकी के 2 टाइप्स फिर देखते हैं सेकेंड पार्ट में, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, ऑलमोस्ट 1 घंटे का हो जाएगा, तो आपको भी देखने में प्रॉब्लम आएगी। बट हमने मेन चीजें कंप्लीट करा दी हैं कि एक ही वीडियो में आपको नरेशन 100% समझ में आ जाता है। और इसके बाद के 2 सेंटेंसेस के लिए हम पार्ट 2 कर देंगे। तो अभी हम इसको देख लेते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंसेस दोस्तों 2 तरीके के होते हैं, एक होता है डू टाइप वाला, एक होता है डोंट टाइप वाला। डू वाले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट होती है, जैसे कम हियर, गो देयर, सिट डाउन। और एक होता है डोंट टाइप वाला, जिसमें डोंट प्लक द फ्लावर्स, डोंट ओपन द गेट, डोंट शाउट। तो ऐसे डोंट वाले होते हैं। तो हम ऐसे सेंटेंसेस में, अच्छा इन सेंटेंसेस में एक और खास बात आती है, इसमें प्लीज या काइंडली जैसे वर्ड यूज हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर प्लीज या काइंडली जैसे वर्ड लग जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप सिंपली रिक्वेस्टेड यूज कर दीजिएगा और प्लीज और काइंडली को कहिएगा कि नमस्कार आप जाओ अपने द्वार। ठीक है, उनको आप गायब कर दो, हटा दो, काट दो, केवल आप रिक्वेस्टेड लगा दो और वो सेंस आ जाता है। तो चलिए हम इसको एक बना के देखते हैं। जैसे मान लीजिए सेंटेंसेस है, सरिता सेड प्लीज लिसन टू what I want to say. I have given you a big sentence. Saita said, please listen to what I say. हालांकि सेकेंड सिंपल सेंटेंस था, क्योंकि हमें आपको पूरा टॉपिक समझाना है और थोड़ा डिफिकल्टी लेवल भी ले लेना है। तो अब देखिए, ये पूरा सेंटेंस आपका हम लेते हैं। प्लीज को मैंने क्या कहा, प्लीज और काइंडली वर्ड आ जाए तो सीधे रिक्वेस्टेड लगाइए और इनको हटा दीजिए। सेड की जगह पर रिक्वेस्टेड लगाएंगे तो क्या लिखेंगे अब, सरिता रिक्वेस्टेड अब क्या करें, डोंट तो लगा नहीं तो सिंपल टू लगा दिया। अब आगे वर्ब क्या है हमारी, लिसन टू और व्हाट। अब यहां पर प्रोनाउन मिल गया आई, तो प्रोनाउन का नियम तो नहीं छूटेगा। अब प्रोनाउन आई मिला और आई किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, सरिता के हिसाब से। तो यहां पर आप प्रोनाउन के रूल से चेंज करेंगे तो आएगा शी। अब यहां पर मिला व्हाट यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इट विल बिकम वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो वांटेड टू से। और इस तरीके से सेंटेंस खत्म हो गया। यानी कि जो ये पोर्शन है ये हमने इसी रूल पर बनाया है, बट अगर इसमें आगे कोई चीज ऐड है तो प्रोनाउन और टेंस का रूल प्रॉपरली वर्क करेगा। ऐसा नहीं कि बस आपने इतना किया और पूरा ऐसे ही एज इट इज जोड़ दिया और आपका सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। प्रोनाउंस और टेंस वर्क करते हैं, और ध्यान रखिएगा प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करता है, इसलिए आप उसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अब एक छोटा सा सेंटेंस देखते हैं। हरीश
said, comma inverted comma, come here. अब क्या करेंगे, अब इसमें आप इनमें से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। हरीश ऑर्डर्ड कर सकते हो, सजेस्टेड कर सकते हो, है ना। सजेस्ट ऑर्डर्ड, अब टू लगाइए, कम हियर का देयर। अब याद रखिएगा यहां पर गो का यूज भी किया जाता है, टू गो देयर। ठीक, कम को गो में भी चेंज किया जाता है इंपरेटिव सेंटेंसेस में। हरीश ऑर्डर टू गो देयर या टू कम देयर, तो कम को गो में कर देते हैं। अब हम एक और सेंटेंस आपके सामने देते हैं। कुछ नियरेस्ट वाले वर्ड आपको बता दें, जैसे दिस है तो दिस को दैट में बदलना होता है। नाउ को देन में बदलना होता है। टुडे को दैट डे में बदलना होता है। टुमारो को द नेक्स्ट डे में बदलना होता है। और यस्टरडे को द प्रीवियस डे में बदलना होता है। द प्रीवियस डे में बदलना होता है। तो इस तरीके से आप इन चीजों को भी बदल लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, आप इसे देखिएगा और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके आगे का हम पार्ट 2 में आपको समझाते हैं। अगर फ्रेंड्स कोई भी चीज इसमें समझ में नहीं आती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जिससे कि हम आपको उसे और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।